ज़ैनब मेरे चचा की इकलौती बेटी थी और 200 एकड़ ज़मीन की मालिक थी। और अब्बा जान इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी गैर के हवाले तो नहीं करना चाहते थे। लिहाजा अब्बा जान ने ज़ैनब की शादी मुझसे कर दी, लेकिन चूँकि वो मुझे पसंद नहीं थी, लिहाजा मैंने बीवी के रूप में इसे कभी भी कबूल ना किया। शादी की पहली रात से ही खुद तो बेड पर सोता था, लेकिन इसे नीचे फर्श पर सोने पर मजबूर किया। मगर वो ऐसी आला ज़र्फ़ लड़की थी कि इसने किसी को ना बताया, हत्ता कि अपने वालिदैन को भी ना बताया। 1 साल तक मैंने इसे हाथ तक ना लगाया। वो फिर भी चुप रही। मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से नींद की हालत में कभी कभी मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन नींद की हालत मेरी सांस रुकी तो इसने मुझे नींद से जगाया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कमरे में इससे खूब जलील किया और फिर कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर अचानक मुझे पछतावा हुआ कि इसने तो मेरी मदद की है, मैंने ही नींद से बेदार किया है। इसे घर में ढूंढने लगा, वो मुझे ना मिली। अलमारी खोली तो इसमें एक खत पड़ा था जिस पे लिखा था, पिछले 1 साल से मैं रात को फर्श पर सोने के दौरान मैंने 50 दफ़ा। मास्टर्स की तालीम मुकम्मल होने वाली थी। मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था जब मैं ईद की छुट्टियों में घर आया। मैंने आज दिल में मंसूबा बना रखा था कि घर जाते ही अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में आगाह ज़रूर करूँगा। मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो तानिया मुझे बहुत ही पसंद थी और मैं इसी से शादी करना चाह रहा था। बस सही मौके की मुनासबत थी। इस दफ़ा ईद के मौके पर गाँव गया तो मैंने सोचा कि अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में आगाह करूँगा और फिर अपने वालिदैन को तानिया के घर भेजूँगा ताकि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए। अब्बा जान ने मुझे जीप में बिठाया और कहा, आओ ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगा आते हैं। मैं अब्बा जान के साथ जीप में सवार हुआ। थोड़ी देर बाद हम अपनी ज़मीनों पर पहुँचे तो अब्बा जान ने कहा, ये हमारे बाप दादा की ज़मीनें हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। दादा जान कहा करते थे कि ज़मीन माँ की तरह होती है, इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मैंने कहा, जी अब्बू जान, मैं आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ। इसके बाद अब्बा जान ने मुझसे सवाल पूछा कि तैमूर, क्या तुम ये पसंद करोगे कि हमारी ये ज़मीनें जो हमें विरासत में मिली हैं किसी गैर के पास चली जाएं? मैंने कहा, अब्बा जान आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं क्या कोई भी शख्स ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। इन ज़मीनों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। अब्बा जान ने मुझसे कहा, तैमूर बेटा, ज़ैनब मेरी भतीजी है, मुझे अपनी बेटियों से ज़्यादा अजीज़ है। 200 एकड़ इकलौती वारिस है। मैं चाहता हूँ ज़ैनब को अपने घर की बहू बना लूँ। उम्मीद है कि मेरी इस पसंद पर तुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अब्बा जान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान हुआ और परेशान होने के साथ साथ सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो यहाँ अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही अब्बा जान ने मुझे एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया। ज़िंदगी में कभी मैंने अब्बा जान के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, ना ही बहस की थी, लेकिन आज एक ऐसा मौका था जिसकी वजह से मैं शोशोपंज में पड़ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर मैं अपनी पसंद का इजहार करता तो अब्बा जान नाराज़ हो सकते थे और अब्बा जान की नाराज़गी मैं मोल नहीं ले सकता था। मगर ये भी हकीकत थी कि ज़ैनब के बारे में मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। इसका और मेरा कोई मैच नहीं था। वो सारी ज़िंदगी घर में रही और एक दफ़ा भी स्कूल ना गई, जबकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। एक तरफ तानिया का चेहरा मेरे सामने आता, दूसरी तरफ अपने बाप के चेहरे पर नज़र डालता। दिल पत्थर रखकर मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और सर झुकाकर अब्बा के इस फैसले को मान लिया। अब्बा जान ने मुझे गले लगाया और इसके बाद अगले माह की 10 तारीख को ज़ैनब से मेरी शादी तय हो गई। मुकर्ररा वक्त पर ज़ैनब से मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने इसे दिल से अपनी बीवी तस्लीम ना किया और मैंने दिल में यही मंसूबा बना रखा था कि जब इस बीवी वाला कोई तलक नहीं रखूँगा तो वो तंग होकर खुद ब खुद घर चली जाएगी। शादी की पहली रात ही मैंने ज़ैनब को मुंह दिखाई में यही बात कही थी कि मैं अपने बाप की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ, मगर मैंने दिल से तुझे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। खुद बेड पर सोता और इसे नीचे फर्श पर सोने पर मजबूर करता, मगर इसके बावजूद वो बहुत आला ज़र्फ़ लड़की थी। इसने मेरी ये बात किसी को ना बताई। मुझे यकीन था कि वो घर जाकर अपनी माँ या बहनों को मेरी इस हरकत के बारे में ज़रूर बताएगी और जो बातें मैंने इसे कही वो इनसे कहेगी, लेकिन इसने ऐसा कुछ ना कहा।
اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا چچا بہت سخت آدمی ہے اور اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تو دوسرے دن ہی میرا چچا ادھر آ کر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا، لیکن چچا نے ایسا کچھ نہ کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زینب نے گھر جا کر میری شکایت نہیں کی۔ میری ان تمام زیادتیوں کے باوجود اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کی۔ جب میں اسے محسوس ہوتا کہ میرا چائے پینے کا موڈ بن رہا ہے تو اسے خود بخود پتہ چل جاتا اور وہ کچن میں جا کر چائے بنانا شروع کر دیتی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کون سے دن کون سی شرٹ پہنتا ہوں اور جوتوں کے بارے میں بھی اسے پوری معلومات تھی۔ میرے پسند کے کھانوں کے بارے میں بھی اسے علم ہو گیا تھا۔ وہ روایتی بیوی والے سارے فرائض نبھا رہی تھی، جبکہ میں اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ میں اس پر روایتی شوہروں والا کوئی حکم نہیں چلا رہا تھا، میرا فلانا کام کر دو یا یہ کام کر دو، لیکن اس کے باوجود وہ خود بخود وہ سارے کام کر رہی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ گاؤں کی تھی جبکہ میں شہر میں پلا بڑا تھا۔ وہ خوبصورت تھی لیکن خوبصورتی سے زیادہ مجھے اعتماد پسند تھا، جو کہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ ہمیشہ آنکھیں جھکا کر چلتی تھی، ملازموں کی طرح میرے سارے کام کرتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے بڑی زمیندار تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور 200 ایکڑ کی اکیلی مالک تھی، جبکہ ہم 2 بھائی تھے اور میرے حصے میں تو 100 ایکڑ ہی آیا تھا۔ ایک دن میں صبح نہا کر کنگھی کر کے نیچے گیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ میں یوں ہی نیچے لان میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، دماغ تھوڑا فریش تھا۔ اخبار پڑھنے کا مجھے ویسے کوئی شوق نہیں تھا، بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے میں ہیڈ لائنز پڑھ رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں چھٹی کا دن ہمیشہ گھر میں ہی گزارتا تھا، اپنی ماں اور باپ کو ٹائم دے سکوں۔ ویسے تو میں نے دل میں یہی منصوبے بنا رکھے تھے کہ شادی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ چھٹی کے دن سارا وقت گزاروں گا، اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا، لیکن میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ زینب کے ساتھ تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اخبار پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا اور دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دفعہ میں نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو زینب مجھے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، جس لڑکی کو میں اتنا اگنور کرتا ہوں، اس کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتا، اپنے ساتھ بیڈ پر سونے کے لیے منع کر دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، میرا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ اکثر ہی میری طرف دیکھ کر گھورتی تھی، لیکن میرے دیکھنے پر وہ اپنی نظریں موڑ لیتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں گہری نیند میں تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے اوپر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیا وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے یا پھر شادی کے بعد ایسی ہو گئی؟ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی، وہ دن بدن اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ کپڑوں کی سلیکشن کے بارے میں محتاط ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے چائے بنا کر لے کر آئی تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں کہنا۔ پھر جاتے وقت اچانک واپس مڑی اور کہا، آج موسم بہت اچھا ہے اور چھٹی کا دن بھی ہے، تو میرے دل میں آیا کہ کہیں گھومنے چلیں۔ اس کی اس بات پر میں بہت حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سونا پسند نہیں کرتا تو گھومنے کیسے جاؤں گا؟ بڑی عجیب لڑکی ہو، چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھتی کہ میں نے اپنے باپ کی وجہ سے تجھ سے شادی کی تھی، ورنہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نے شادی کر ہی لی ہے تو پھر نبھانے کی کوشش تو کریں۔ میں نے کہا، میرے پاس ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پھر چائے پینے لگا۔ چائے پی کر وہاں سے باہر چلا گیا اور پھر لائن میں چیک کر کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ زینب بیچاری واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ بیچاری کمرے میں رو رہی ہوگی۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر چیک کر لیتا ہوں۔ جب کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آخر ایک کونے والے کمرے میں گیا تو وہاں سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں یہ کس آزمائش میں آ چکی ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ایک ایک فرد سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تیمور بھی ہمارے خاندان سے ہے، میرا اپنا خون ہے، اس سے بھی مجھے محبت ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اس سے آگے میں سن نہ پایا کہ کہیں میرا دل اس لڑکی کی وجہ سے نرم نہ ہو جائے، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں
चाहता था और तानिया दूर होने के बावजूद मेरे दिल में बैठी थी। मैं तो इस इंतज़ार में था कि मेरे इस रवैये से तंग होकर आखिर ये घर छोड़कर चली जाए। और मुझे इस बात की उम्मीद भी थी कि अब्बा जान ने महसूस किया कि शादी के बाद मैं ज़ैनब को लेकर कहीं नहीं गया, ना ही इसे घुमाने ले गया। तो आज अब्बा जान ने मुझसे कहा, कल ज़ैनब के साथ शहर चले जाओ, कुछ दिन उधर ठहर जाओ। मैंने दिल में सोचा कि अब्बा जान ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। शहर में भी हमारा एक घर था। मैं ज़ैनब को साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। अब्बा जान ने 2 दिन के क़याम का हुक्म दिया था और ये 2 दिन मुझ पर बहुत भारी पड़ने वाले थे। मैं शहर जाकर मैंने दिल ही में सोचा कि अब आ ही गए तो इस लड़की से अपना रवैया कुछ दुरुस्त कर लेता हूँ। यूँ मुसलसल खामोशी अच्छी नहीं, और ये भी अजीब लगता था कि एक बंदी आपके साथ है और आप इससे बात तक नहीं कर रहे। रहायश पर जाकर मैंने इससे कहा कि कपड़े तब्दील कर लो, हम एक अच्छे से होटल में खाना खाने जा रहे थे। मेरी ये बात सुनकर इसकी आंखों में चमक पैदा हुई। पहली दफ़ा मैंने इसके चेहरे पर खुशी महसूस की और इसके बाद अपने दिल को भी सुकून मिला, ऐसा सुकून जो मैं चाहता था, लेकिन इस लिहाज से नहीं चाहता था कि ज़ैनब मेरे साथ में हो। तानिया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, एक एक लम्हा इसके नाम करना चाहता था। रात को सड़क के किनारे इसका हाथ पकड़कर चलना चाहता था, मगर ज़ैनब तो ऐसी थी ही नहीं, वो मेरे टाइप की नहीं थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो मेरी नौकरानी हो और मैं इसका मालिक, मगर मुझे इस किस्म का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं तो मियाँ बीवी में मोहब्बत का कायल था। मैं इस बात का कायल था कि मियाँ बीवी में फ्री गपशप होनी चाहिए, एक दूसरे को तंग करें। खैर, इसके बाद हम एक होटल में खाना खाया। ज़ैनब ने शहर के लिहाज से अच्छे कपड़े ज़ेबदान किए। एक दफ़ा यूं ही इस्त्री करते वक्त इसने मेरी पसंदीदा नीले रंग की शर्ट जला दी और फिर इधर ही रोना शुरू कर दिया। हालांकि वो आसानी से मेरी इस शर्ट को छुपा सकती थी, क्योंकि मेरे पास दर्जनों शर्टें थी और मुझे ये बात याद भी नहीं होती कि कौन सी शर्ट कहाँ है। मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी कि आपकी शर्ट जल गई है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। ज़ैनब किस किस्म की लड़की है? इधर शहर में लड़कियां अपने शोहर से हर वक्त कोई न कोई फरमाइश करती हैं, लेकिन आज तक शादी को 1 साल होने वाला था, इसने मुझसे किसी किस्म की फरमाइश का इजहार नहीं किया था। सुबह उठकर नमाज अदा करती, वो 5 वक्त की नमाजी थी। इसके अलावा सुबह कुरान मजीद की तिलावत भी करती। इधर शहर में भी इसने फर्श पर एक कपड़ा बिछाया और वहाँ सोने लगी, क्योंकि इसे मालूम था कि मैं इसके साथ बेड पर नहीं सो सकता। एक रात में सो रहा था, सीधा सोने की वजह से मेरी सांस रुक गई। मेरे दोस्त भी मेरे बारे में यही बताते हैं कि बचपन में वालिदैन को भी मेरी इस बीमारी के बारे में पता था कि सीधा सोने की वजह से मेरी सांस में रुकावट पैदा हो जाती है, मगर ज़ैनब को किसी ने नहीं बताया था। इसे महसूस हुआ तो इसने मुझे नींद से बेदार करना चाहा। ये सुबह का वक्त था। मैंने देखा कि वो अपने हाथों से मुझे नींद से बेदार कर रही है। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने ज़ैनब से कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने मना भी किया है कि मेरे करीब मत आया करो, और आज तो तुमने मुझे छू लिया। मैंने दिल से तुम्हें बीवी तस्लीम नहीं किया, तो क्यों बार बार मुझे तंग करने के लिए आ जाती हो? वो कपकपाते हुए ओंठों के साथ कह रही थी कि दरअसल आपकी सांस रुक रही थी और चेहरे पर काफ़ी पसीना था, तो इसलिए मैंने आपको बेदार किया। मैंने कहा, खबरदार आंदा, मुझे हाथ मत लगाना। मैं अपने बेड से उठा और अपने हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। इसके बाद कमरा बंद किया और दोबारा बेड पर सो गया, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। जब दोबारा आंख खुली तो इस वक्त सुबह के 9 बज चुके थे। सुबह 5 बजे वाला वाक़या मुझे अचानक याद आया तो अच्छा ना लगा। दिल में सोचने लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इसके साथ मिसबिहेव कर लिया। इसके बाद बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। नहाने के दौरान यही सोच रहा था कि आज इसे मना लूँगा, क्योंकि गलती मुझसे हुई है। वो बेचारी मुझसे खैरख्वाही कर रही थी और मुझे नींद से जगाया, जबकि उल्टा मैंने ही इसे बेइज्जत कर दिया। 1 साल होने को है, वो फर्श पर सो रही है। कभी इस बात का तज़किरा किसी से नहीं किया। मुझे एक एक करके ज़ैनब की सारी खूबियाँ नज़र आने लगी थी। दिल में एहसास होने लगा कि यार, तूने जुल्म और जबर की तमाम हदें पार कर ली। खैर, मैं जल्दी से नहा कर बाहर आया। इसके बाद दरवाज़ा खोल कर इसे देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र ना आई। किचन में आया, मगर वो उधर भी नहीं थी। जब बारसैन में देखा तो नहीं नज़र आई। मुझे परेशानी महसूस होने लगी। ऐसा महसूस होता कि जैसे मुझे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो।
मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा, क्योंकि ज़ैनब की वो तमाम अच्छाइयाँ मुझे तड़पा रही थी, और अब जब वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी तो मैं परेशान हो गया। मैं तो इससे माफ़ी मांगना चाह रहा था। मैं दिल ही दिल में महसूस करने लगा कि इसके यूं अचानक गायब होने पर इतना परेशान क्यों हूँ। मैं खुद ही तुझे ही चाहता था कि वो घर से चली जाए, वो दोबारा मुझे नज़र ना आए। अब जब मेरा काम हो गया है, वो चली गई है, तो मैं इतना परेशान क्यों हूँ। ऐसी लड़की से मैं कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ जो मेरी मोहब्बत के काबिल तक नहीं, जिसको बात करने का सलीका नहीं। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि जाहिल तो इससे मोहब्बत करता है। इसकी हद से ज़्यादा फर्माबरदारी और खामोशी ने तुझे अंदर से तोड़ डाला और इसका दीवाना बना लिया। फिर मेरी अना ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं। एक एक करके सारी इसकी अच्छी बातें याद आने लगी। कैसे वो फर्श पर बिस्तर बिछाए सो जाती थी और सोते हुए भी मेरी तरफ देखती रहती। किस तरह वो बावर्ची खाने की खिड़की से मुझे घूर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो इसने अपना चेहरा छुपा लिया। अब मैं पागलों की तरह भाग भाग कर इसे तलाश कर रहा था। घर में नजर न आई तो बाहर गेट पर आया और सड़क पर देखा, लेकिन मुझे कहीं नजर न आई। मुझे इस बात की परेशानी नहीं थी कि अब्बा जान को क्या जवाब दूंगा कि तुम बीवी के साथ घूमने के लिए गए थे। बीवी कहाँ है, बस परेशानी थी तो अपनी वजह से थी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत बेचैन था। मैं बाहर सड़क पर आ गया, इधर उधर भी देखा, कहीं नजर नहीं आई। गाड़ी निकाली, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, तमाम बस अड्डों पर देखा कि शायद वो मुझे कहीं नजर आ जाए, लेकिन मुझे कहीं नजर न आई। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान हो रहा था। फिर सोचा शायद वो किसी बस पर सवार होकर गांव की तरफ चली गई है। मैंने गांव राब्ता किया तो वहां से भी यही खबर आई कि यहाँ नहीं आई। थका हार कर वापस अपनी रहायश पर आया, सोफे पर लेट गया। सर से लेकर पाँव तक पसीने में शराबूर था। ज़ैनब की एक एक अच्छाई मुझे याद आ रही थी कि शादी की पहली रात से आज तक वो कैसे खामोशी के साथ फर्श पर सो रही थी, कैसे किचन की खिड़की से मुझे देख रही थी। और जैसे मैंने देखा तो इसने अपना चेहरा छुपा लिया। क्या इससे में अच्छी बीवी मिल सकती है? ज़ैनब से बढ़कर मुझे कोई नहीं प्यार कर सकता, और अब मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अफसोस कि मैंने इसे खो दिया। पता नहीं वो कहाँ चली गई। खुदा करे कि इसने अपने आप को कोई नुकसान न पहुँचाया हो। दिल बर्दाश्त होकर मेरे जुल्म से तंग आकर इसने अपनी ज़िंदगी ना ख़त्म कर ली हो, कहीं नहर में छलांग ना लगा ले। इस तरह के ख्यालात बार बार मेरे जहन में आ रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। अलमारी खोली तो वहाँ एक खत पड़ा था, जिसको खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था, मैं तैमूर के काबिल नहीं, लेकिन बीवी होने के नाते मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। सोते हुए तैमूर को सांस का मसला होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं सो पाती। बस यही सोचकर सारी रात नहीं सोती कि खुदा न खास्ता तैमूर की सांस रुक ना जाए। सारी रात इसके बिस्तर के साथ बैठी रहती हूँ ताकि इसका ख्याल रख सकूँ। मोहब्बत का तकाजा यही है कि कुर्बानी दी जाए, लिहाजा अपनी नींद की कुर्बानी देकर मैं इसका ख्याल रखती हूँ। तैमूर रो रो कर कह रहा था कि काश वो एक दफ़ा मेरे सामने आ जाए तो मैं इससे माफ़ी मांग सकूँ। मुझे अब इससे की गई एक एक ज़्यादती याद आ रही थी, और उनको याद करके मैं चीखने लगा, चलाने लगा, अपने बाल नोचने लगा। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर अचानक वह मेरे सामने आई। इसे देखकर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरी सांसें वापस आ चुकी हैं। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? अब दोबारा मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। ज़ैनब कहने लगी कि सुबह आपने मुझे कमरे से निकाला था तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैं घर की छत पर चली गई थी ताकि मेरे रोने की आवाज़ आप तक ना पहुंच सके। उधर एक चारपाई पड़ी थी तो मुझे वहां नींद आ गई। अब आपकी चीखों की आवाज़ सुनी तो मेरी आँख खुल गई और मैं छत से नीचे आई। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हैं? क्या कोई चीज़ गुम हो गई है? मैंने कहा, हाँ, तुम गुम हो गई थी। अब तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूँगा। मेरी सबसे अच्छी बीवी हो, जबकि मैं तुम्हारा बुरा शौहर था। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। खुदा रहा मुझे माफ़ कर दो। ज़ैनब ने कहा, आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप कल भी मेरे लिए काबिल एहतराम थे और आज भी मैं आपसे इतनी ही इज़्ज़त करती हूँ। ज़ैनब ने दिल से मुझे माफ़ कर दिया, बस यही मेरे लिए काफ़ी था। शादी की पहली सालगिरह पर मेरी ख्वाहिश पर ज़ैनब को दोबारा दुल्हन बनाया गया। शादी की तमाम रस्मात दोबारा की गई। दुल्हन के रूप में वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत है कि मुझे आज पता चला, मगर इससे ज़्यादा खूबसूरत इसका अखलाक था। इसका दिल एक अनमोल मोती की तरह खालिस था, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता था कि मुझे ज़ैनब जैसी बीवी मिली।